नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, आप सभी जानते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हो चुका है फुल्ली कवर्ड और नोट्स वगैरह ये सब अपडेट हो चुका है और अपलोड हो चुका है ना। तो आप उसे विजिट करिए, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और सेकेंड चैप्टर भी आज 2 टॉपिक बचा है जो लास्ट, वो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे NSAID भी बोलते हैं, कुछ लोग NSAID भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में NSAID या NSAID ड्रग्स। 2 टॉपिक्स, ये माइस्थेनिया ग्रेविस, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन वगैरह जो भी था इसमें पूरी टॉपिक सेकेंड चैप्टर में ये सब कवर हो चुका है। अच्छे से आप प्लेलिस्ट जरूर देखिए और आपको मज़ा आएगा देख के। मज़ा आने का मतलब है समझ आएगा, है ना ब्रदर। तो प्लीज़ अपने चैनल पीसी फार्मा से जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा कर दीजिए, ठीक है। आपको भी हेल्पफुल रहेगा और मुझे भी हेल्पफुल रहेगा। मुझे कंटिन्यूस वीडियो बनाने में एक एक्साइटमेंट होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना ब्रदर। चलिए तो ठीक है, शुरू करते हैं। जो तो टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं और आप लोग कॉपी पेन वगैरह लेके बैठ जाइए, थोड़ा सा वो रफिंग किया करिए आप लोग भी साथ ही साथ, तो स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर याद हो जाती हैं, दवाई के नाम वगैरह। क्योंकि अब जान रहे हैं कोलॉजी में हमको स्टडी ऑफ ड्रग ही करना है और अभी तक जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह था, डिफिनीसन। तो चलिए, पहला टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और दूसरा NSAID, ये सब कवर करते हैं। तो आप लोगों का 25 से 30 मिनट कीमती समय लेने वाला हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से पीसी फार्मा पे। ओके, और ये कवर करेंगे हम लोग 2 टॉपिक्स और ये चैप्टर भी हो जाएगा ख़त्म। टाटा बाय बाय। हाँ, चलिए देखिए, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट शून्य करने वाली दवाई, ये सब थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। हम लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोग जानने लगे हैं, है ना। तो थोड़ी सी बस जानते तो हैं, लेकिन उसको एक क्या है, सुटेबल लाइंस में लिखना है अच्छे से, तो थोड़ा सा लिखना सीखना है हमें बस, है ना। जानते हैं हम, लेकिन उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे क्या लाइन में लिखनी है, वो चीज़ें हम समझेंगे। ओके, देखिए, लोकल एनेस्थीसिया आर द एजेंट यूज्ड टू काज absence of pain sensation at desired area of the body. They do not produce systemic effect like CNS depression. अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी दवाई है जो कि यूज़ होती है काज absence ऑफ पेन सेंसेशन। किस लिए? ताकि हम पेन सेंसेशन को absence कर सकें, उसकी उपस्थिति को अनुपस्थित कर सकें। जैसे कि क्या होता है जनरली हमारा, अगर यहाँ पे कुछ भी है, हैंड बना दीजिए मान लीजिए ऐसे, है ना, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थंबिंग मैन बेस्ट ऑफ लक का थंब दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सो बेस्ट ऑफ लक फॉर सेकेंड ईयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब पेन, मान लीजिए मैंने ऐसे पिंच कर दिया, ऐसे पेन आप जनरली हाथ पे पिंच कर दिए, तो अब देखते हैं तुरंत दर्द होने लगता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो अगर यहीं पे अभी शून्य की दवाई यानी कि लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाए ना, उसके बाद आप पिंच करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पेन सेंसेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होती हैं ये वहाँ के नर्व को ब्लॉक कर देती हैं। जैसे यहाँ पे नर्व पूरा ऐसे फैले पड़े हैं, तो यहाँ पे जब लगाएंगे ना तो इनमें यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएंगी। इस पर जो है डीपोलराइजेशन, आप न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ लीजिएगा, उसमें चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो उसके वजह से इसमें मैंने कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट में है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो आप जब वो पढ़ लेंगे ना भैया, तो आपको समझ आ जाएगा मेनली कि हो क्या रहा है, ब्लॉकेज कैसे होता है। तो ये चीज़ें यहाँ ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ की जो मैसेजेस हैं यहाँ हाथ से आगे ब्रेन की तरफ जाएगी ही नहीं। ब्रेन के पास मान लीजिए यहाँ पे ब्रेन है, तो समझ पाए बात। अब ब्रेन के पास जाएगी नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। अरे दर्द होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं पता चले कि दिक्कत ये होगी, आपका हाथ कोई काट के लेके भाग जाए, आपको दर्द नहीं होगा, है ना। आप ऐसे सोए हैं, कुछ आपके ऊपर गिर जाए, आपको दर्द नहीं होगा। समझ रहे बात, दिक्कत हो जाएगी। तो लोकल एनेस्थीसिया हम बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत है, चीड़फाड़ करना है वगैरह वगैरह, है ना। तो समझ गए बात। लोकल एनेस्थीसिया आर दोज एजेंट यूज्ड टू काज अब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन एट डिजायर्ड एरिया ऑफ द बॉडी। जिस जगह पे हमें सेंसेशन की अनुपस्थिति चाहिए, कि यहाँ पे दर्द ना हो, उस जगह पे हम लोकल एनेस्थीसिया को यूज करते हैं।
ठीक है। दे आर डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट लाइक CNS डिप्रेशन। ये सिस्टमिक इफेक्ट नहीं देते। सिस्टमिक मतलब पूरे सिस्टम को, हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को प्रभावित नहीं करते हैं, बस जहाँ पे लगाएंगे वहीं पे प्रभावित करेंगे। सिंपली वी कैन से लोकल एनेस्थीसिया आर दोज एजेंट विच ब्लॉक द पेरिफेरल नर्व एक्शन ऑन डिजायर साइट, नॉट ऑन होल बॉडी और CNS। हम साधारणतः यह कह सकते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता ही है, जो कि ब्रेन, ये क्या होता है स्पाइनल कार्ड, इसके बाद जो फैले पड़े होते हैं उसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हाथ पाँव पैर सबकी तरफ है ना। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन सेंसेशन होता ही नहीं, ब्रेन के पास मैसेजेस पहुंचती ही नहीं है। ओके ब्रदर, चलिए देखिए, दे आर प्रोड्यूस टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन इन लोकलाइज्ड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो है टेम्पोररी लॉस जो है देखने को मिलता है सेंसेशन का लोकल एरिया में, जहाँ पे हम इस इंजेक्शन को यूज करते हैं, है ना। बस क्लासिफिकेशन अब पढ़ लेंगे इसका, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के क्लासिफिकेशन। ये देखिए एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ब्रदर, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 नाम इसमें से आप जनरली हो सकता है देखे भी हों। ओके, देखते हैं। इसमें 2 तरीके की हैं दवाइयाँ। तो लोकल एनेस्थीसिया समझ गए ना बात आप, पेन सेंसेशन को कम करने वाली दवाई या फिर लोकल साइट पे पेन सेंसेशन को जो कम कर दे या फिर ब्लॉक कर दे नर्व को, पेरिफेरल नर्व को, उसी को लोकल एनेस्थेटिक एजेंट बोल देते हैं। दोज टाइप ड्रग्स which block the peripheral nerve action as on the desired side is known as local anesthetic agent. Done. अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 2 कैटेगरी में ये बटा हुआ है, इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स और सरफेस एनेस्थेटिक। इंजेक्टेबल का मतलब इंजेक्शन के थ्रू जो लगाया जाए, और सरफेस का मतलब जो स्किन वगैरह पे लगाया जा सके, ठीक है। तो इसमें देखिए इंजेक्टेबल में क्या है, लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी, हाई पोटेंसी। यानी पोटेंसी का मतलब क्या है ना, पोटेंसी मतलब पावर होता है, पोटेंसी मतलब पावर, यहाँ भी पावर। तो ये लो का क्या मतलब है कि कम समय के लिए काम करेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन। प्रोकैन, क्लोरोप्रोकैन, देखिए इसमें प्रोकैन, लीडोकैन, प्रिलोकैन, टेट्राकैन, ब्यूपिकैन, डिब्यूकैन। तो ये थोड़ा सा बहुत आसान है, आगे का आपको 1-2 लेटर जो है अक्षर याद करना है और लास्ट में कैन लगा दो, हो गया बात। तो लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन। अब यहाँ पे समझ लीजिए बात को, जैसे कि अब जरूरी है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए अब हाथ पे यहाँ पे थोड़ा सा कट गया हमारे, है ना, इतना दूर, जैसे ये था तो इतना दूर कट गया, तो इसको अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा हो सकता है जल्दी ठीक करना है, तो सिल दिया जाता है ताकि सेल्स वगैरह डिवीजन जो है प्रॉपर अच्छे से हो पाए, जल्दी से हो जाए। तो यहाँ 2-4 मिनट की ज़रूरत है बस, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला लगाएंगे हम, लो पोटेंसी वाला, ताकि 2 मिनट के लिए काम है, बस 2 मिनट में काम खत्म हो जाए, बात खत्म। तो ये कम पावर के लिए या कम समय के लिए है। इंटरमीडिएट यानी कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगा इसके कंपेयर में, है ना। फिर इससे ज़्यादा के लिए हाई पोटेंसी, ठीक है। तो ये 3 कैटेगराइज हैं, तीनों के अलग अलग नाम है। जैसे कि प्रोकैन लो पोटेंसी में है, क्लोरोप्रोकैन उसी में है, और इसमें लीडोकैन, प्रिलोकैन है, और हाई पोटेंसी में है टेट्राकैन और बुपियोकैन, रोपियोकैन और डिब्यूकैन। ये सब इंजेक्टेबल है, जो इंजेक्शन के माध्यम से हम देंगे, है ना। लिक्विड फॉर्म में आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं, छोटे डॉक्टर या फिर मतलब जो भी है हर जगह पे देखने को मिलता है, क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह पे। अब सरफेस एनेस्थेटिक में देख लेते हैं क्या मैटर है। सरफेस एनेस्थेटिक में क्या होता है कि ये सरफेस पे बस ऐसे लगा दिया जाता है, इसको इंजेक्टेबल नहीं, इंजेक्शन के थ्रू अंदर नहीं भेजा जाएगा। तो जैसे इसमें देखिए लिखा है कोकैन, ओके, लीडोकैन, टेट्राकैन, प्रोपोकैन और बेनॉक्सीनेट। ये दवाइयाँ सॉल्युबल हैं, ये मतलब लगाए जाएंगे, ये सॉल्युबलाइज हो जाएंगे और वहाँ पे नर्व सेंसेशन बंद हो जाएगा तुरंत। ओके, स्प्रे के फॉर्म में भी आता है। स्प्रे के रूप में क्या होता है, यहाँ पे ये सॉल्युबल वाला है और इनसॉल्युबल, ये स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं। होता क्या, ऐसे स्प्रे करेंगे आप, यहाँ की चीज़ें शून्य हो जाएंगी, है ना। तो ये सॉल्युबल वाले हैं, सरफेस पे जो यूज होते हैं। बहुत बार होता है ऐसे, जैसे कि किसी को छाला पड़ गया तो आप स्प्रे कर सकते हैं हल्का सा, जिससे होगा क्या, शून्य पड़ जाएंगे, आप खाना वाना खा लेंगे प्रॉपर, है ना। ओके, इनसॉल्युबल में क्या है, अब ऐसे ही मैं बता दूं तो यहीं पे सेक्स स्प्रे भी आते हैं, जो पेनिस वगैरह पे स्प्रे करने के लिए कि सेंसेशन नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। तो उससे बस फ़ायदा ये है कि बस क्या बोलते हैं, होता क्या है बेनिफिट्स, मतलब सेंसेशन नहीं होगा तो इजैकुलेशन जल्दी नहीं होगा, ठीक है। ओके,
इनसॉल्युबल, लेकिन वो सब हार्मफुल हैं, बेमतलब की चीज़ें, नेचुरल चीज़ें होती हैं जो, और चीज़ें हार्मफुल हैं तो हैं, है ना, दवाई से बचना ही चाहिए। इनसॉल्युबल क्या है? बेंजोकैन है, ऑक्सीथाजेन है, और ब्यूटाइल एमिनो बेंजोएट है, ठीक है ना, जिसे बूटाम्बेन भी बोलते हैं। एक दो नाम याद रखिए बस प्रॉपर, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सॉल्युबल में कोकैन, लिडोकैन, टेट्राकैन, 2-3 याद हो गया, इधर बेंजोकैन, ऑक्सीथाजेन, बस हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लोड लेने की। ओके। अभी देखेंगे, ये कहेंगे कि ये तो या तो पूरी दवाइयाँ याद कर, नहीं, अभी आप अभी पढ़ रहे हैं, पता चले कि एक और दवाइयाँ ऐसे खोज की जा सके, तो ये तो मतलब है नहीं कि आपको पूरी दवाइयाँ ही याद है ना, होता है ना, दवाई नई नई दवाइयाँ बनती रहती हैं, ग्रुप जो है केमिकल्स ही हैं, तो सब केमिकल्स में कभी OH, CHO3 ये सब चीज़ें जोड़ते रहते हैं, बनती रहती नई नई दवाइयाँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दवाइयों को याद रखिए लिखने के लिए, घबराना नहीं है ना, पास होना है आसानी से पढ़ के समझते हुए, तो समझिए। और ट्रिक वगैरह हम लोग लास्ट मोमेंट में पेपर से 1-8 महीने पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे आसानी होगी पढ़ने में चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक थे और सरफेस एनेस्थेटिक्स थे। चलिए ब्रदर, तो एनेस्थीसिया आपने समझ लिया ना, एनेस्थीसिया ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नर्व को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे सेंसेशन नहीं होता है हमें। तो वो 2 टाइप की होती हैं, जनरल और लोकल। तो हम लोग लोकल वाला पढ़ रहे हैं, जनरल वाले अभी दूसरे चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो जनरल आपने पढ़ा भी है, वैसे सुना भी है कि जनरल वाला मतलब क्या होता है, जो ब्रेन पे इफेक्ट करता है या फिर CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा था, वो CNS पे इफेक्ट करेगा। चलिए, तो अब देखते हैं, हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन तो अब पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि आखिर ये शरीर पे कैसे कैसे कहाँ इफेक्ट दे रहा है। तो लोकल एनेस्थीसिया हैव 2 टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, 2 तरीके का इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि क्या है, लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन। लोकल एक्शन भी है और सिस्टमिक। लोकल का मतलब एक सिर्फ जहाँ पे इंजेक्ट किया गया है वहीं पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक द पर्टिकुलर सेंसरी नर्व इंडिंग एंड मोटर न्यूरॉन आल्सो देन अकर्स लॉस ऑफ सेंसेशन। ये जो पर्टिकुलर सेंसरी नर्व जहाँ पे लगाया जाएगा वहीं के पर्टिकुलर उसी हिस्से की सेंसरी नर्व को सिर्फ ये ब्लॉक कर देगा, जिससे होगा क्या, सेंसेशन बंद हो जाएगा और आसानी से जो भी चीड़फाड़ करना है, जो भी ट्रीटमेंट करना है आप कर सकते हैं, है ना। ओके, सिस्टमिक एक्शन आखिर लगाया जाएगा तो आपको भी पता है कि दवाइयाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे सोख लिया गया है तो थोड़ा थोड़ा ब्लड से भी तो बहते हुए शरीर में फैल जाएगा ना पूरी जगह पे, तो आखिर सिस्टमिक क्या दिखता है, जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक आर अप्लाइड लोकली, गेट एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड टिश्यू। देखिए वही बात है, लोकल एनेस्थेटिया जो है कितनी मात्रा में यूज की जा रही है, तो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे यहाँ पे ब्लड में, और ये सब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ADME, ये सब अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ लीजिएगा आप, हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है भैया, आप देख लीजिएगा ज़रूर, उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पूरी सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपको। तो ADME ये पढ़ लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना। तो एब्जॉर्प्शन जितना होगा उसी मात्रा से ब्लड प्लाज्मा में जितना पहुंचेगा, टिश्यू में जितना पहुंचेगा, उसी हिसाब से हमें सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिस्टमिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि हमारे सिस्टम जैसे कि नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वही बता रहे हैं। तो ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहेगा, इन सीक्वेंस दैट एक्शन आर सीन लाइक कोकैन इज अ पावरफुल CNS स्टिमुलेंट काजिंग यूफोरिया, एक्साइटमेंट, मेंटल कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, tremor and twitching of muscles, unconsciousness and respiratory depression and ultimately finally death is dependent on the dose। देखिए डोज पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है ना। देखिए पहले एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटमेंट मतलब थोड़ा सा आप अच्छा फील करेंगे, फिर मेंटल कन्फ्यूजन, फिर घबराहट जैसे भी हो सकता है आपको, रेस्टलेसनेस, आपको असहज फील होने लगेगा, रेस्टलेसनेस फील करने लगेंगे आप, जिससे मतलब हाथों तो एकदम टाइटनेस वगैरह फील होने लगेगा। ट्रिमर एंड ट्यूचिंग ऑफ मसल्स, ट्रिमर एंड ट्यूचिंग ऑफ मसल्स, है ना, झटके आने लगेंगे आपके मसल्स जो अकड़ने लगेंगे। अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अल्टीमेटली आखिरी में डेथ भी हो सकता है, डिपेंड करता है डोज पे। सुनहरी बात, देखिए कितनी घातक है ये चीज़ें, इसलिए मैं बोला हूँ सेक्स स्प्रे वगैरह भी आता है, तो ये मतलब एक एक्साइटमेंट या चाहे जो भी चीज़ें हैं, हमें अवेयरनेस ना होने के नाते हम हो सकता है यूज करने लगे वगैरह वगैरह, तो दिक्कतें हो सकती हैं भाई। तो कोई जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा वगैरह वगैरह, ठीक है ना, यूज करने की बेफालतू।
देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये बुक से मैंने लिखा है नोट्स, ऐसा नहीं मैं अपने से लिख रहा हूँ। मैं ऐसा भी इतना ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं भी पढ़ के ही पढ़ाता हूँ चीज़ें कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन ठीक ठाक जानने लगा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। ओके, अनसीवियस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या है इफेक्ट पड़ता है? स्लाइटली हार्ट इज डिप्रेस्ड, हार्ट की जो काम करने की क्षमता है ना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसको भी ब्लड जो है बहते बहते जाएगा तो उसको भी नर्व वहाँ पे भी थोड़ी सी ब्लॉकिंग वगैरह हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर अकर्स, बीपी लो हो जाएगी। रिलैक्सेशन अकर्स ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, आर्टरी से छोटा आर्ट्रियोल्स होता है, आपने एचएपी जब पढ़ा होगा ना भैया तो ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ऐसे जब आर्टरी होता है, फिर आर्टरी से छोटा आर्ट्रियोल्स होते हैं, और आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज होती हैं पतले पतले, जैसे आँखों में कैपिलरीज गई हुई हैं, तो आर्ट्रियोल्स को ये डायलेट कर देता है शरीर में। फिर है डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक के डोज क्या है देखते हैं, कितनी खुराक में देना है। लिडोकैन, ये किसमें था? लिडोकैन, प्रोकैन, प्रिलोकैन, ये सब थे इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक। तो लिडोकैन है 3 mg प्रति kg, अगर कोई 10 kg का व्यक्ति है तो उसे 30 mg देंगे, है ना। एंड ड्यूरेशन इज 15 to 60 मिनट, लगभग 15 से 60 मिनट तक ये काम करेगा, है ना। तो ऐसे ही प्रोकैन का है 8 mg प्रति kg, प्रिलोकैन का है 7 mg प्रति kg। ठीक है, क्लियर? एक का याद रखिए, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है बहुत शब्द वाइयों को याद रखने का, आप परेशान हो जाएंगे। प्रैक्टिकल आप जब करेंगे, इंटर्नशिप जो डी फार्मा कंप्लीट होता है इंटर्नशिप करना रहता है, आप सब चीज़ें धीरे धीरे जान जाएंगे। इंडिकेशन या यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, इसका यूज़ क्या है ये देखते हैं। फॉर लोकली सर्जरी, लोकली सर्जरी यानी कि सर्जरी का मतलब ये होता है कि सर्जरी इज़ अ प्रोसीजर बाई विच द ट्रीटमेंट या फिर वुंड आर सीविंग या स्टिचिंग, है ना, वुंडेड पोर्शन, चोट वगैरह ये सब लगा है तो उसे स्टिच करेंगे हम, ठीक, सिलेंगे। इन कार्डियक एरिदीमिया, कार्डियक एरिदीमिया में दिया जाता है जब रिदम, एरिदीमिया, रिदम मतलब होता है लय, जब हार्ट जो है लय में एकदम प्रॉपर काम करे, ऐसे धक 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 आराम से हो रहा है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वही एरिदीमिया यानी कभी धड़ 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 चलने लगे और फिर कभी कभी धीरे 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 धीरे, फिर तेज फिर तेज फिर तेज, ऐसे होता है ना, ऐसे चीज़ें धक धक की आवाज़, तो वो दिक्कत है, तो कार्डियक एरिदीमिया में हम देंगे। इट यूज्ड इन द न्यूनेटल कन्वर्जन, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको भी हम ये यूज कर सकते हैं, दिक्कत हो, कुछ ज़रूरत हो तो। इन क्रोनिक पेन सिंड्रोम इन एडल्ट, कोई एडल्ट है जैसे कि हम लोग, एज जो एडल्ट ही है, हम लोग नौजवान हैं, उसको कोई अगर लंबे समय से दर्द हो रहा है, कहीं ऐसे लक्षण आ रहे हैं, सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ढेर सारे लक्षण आना, जैसे एड्स है ना, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो सिंड्रोम का मतलब ये होता है ढेर सारी लक्षण आना, तो ऐसे कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो उसको हम लोकल एनेस्थीसिया लगा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज पेरेंट्रल एनाल्जेसिक, ये पेरेंट्रल एनाल्जेसिक की तरह भी काम करता है, यानी कि इंजेक्शन के रूप में आप लगाएंगे तो दर्द को कम कर देगा या रोक देगा, ख़त्म कर देगा। टॉपिकली अप्लाई ऑन कॉर्निया, इसको टॉपिकली यानी कि टॉपिकल मतलब सरफेस पे, जब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में तभी बताया था टॉपिकल रूट क्या होता है। जैसे कि सरफेस पे जब यूज होता है तो उसी को टॉपिकल बोल देते हैं, जैसे कि आँख है यहाँ पे मान लीजिए, तो इसके ऊपरी पोर्शन पे जब यूज किया था टॉपिकली तो यूज हो सकता है लोकल एनेस्थीसिया की तरफ पे। कंट्राइंडिकेशन, अब इसको किन किन चीज़ों में मनाही है ये समझ लेंगे आप। तो अवॉइड इन अनकोऑपरेटिव पेशेंट, अनकोऑपरेटिव यानी कि जिस पेशेंट, जो पेशेंट जो है इसको लगवाना नहीं चाहता उसे मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है उसे दिक्कत कर दे, उसका हार्ट डिप्रेस कर जाए। ड्यू टू एक्यूट इन्फेक्शन जो है उस, अगर किसी को इसकी वजह से तुरंत इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, जैसे एलर्जी वगैरह, तुरंत चकत्ते पड़ने लगे, खुजली होने लगे, है ना, हार्ट बीट बढ़ने लगी, ये सब दिक्कतें अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे मत लगाइए। ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ एलर्जी या टू लोकल एनेस्थेटिक्स, वही एलर्जी की बात हो रही है, एलर्जी वगैरह अगर उसको होती है तो मत लगाइए। इन पुअर ब्लड सप्लाई, अगर किसी को ब्लड सप्लाई बहुत स्लो है यानी कि बीपी लो है तो उसको भी मत लगाइए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि बीपी जो है क्या हो जाती है, थोड़ी सी लो हो जाती है भैया, तो अगर किसी की लो है ही और आप फिर लगा दिए तो दिक्कत है। कंट्राइंडिकेशन आल्सो अकर्स अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन, और मेडिकल कंडीशन कैसी है उस हिसाब से हम लोग शरीर कैसी काम करे, कैसे क्या रेट करे, उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर ना भी यूज करेंगे। ठीक है ब्रदर, तो लोकल एनेस्थीसिया आपने पढ़ लिया, तो लगभग 19 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, और पढ़ लेते हैं अब, इसी वक्त तुरंत खत्म हो जाएगा हमारा इसी वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर। अब कौन सा टॉपिक है, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग।
अब यहाँ पे बात करते हैं, इस टॉपिक को ही पूरा पहले समझ लेते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। देखिए स्टेरॉइड होता है एक और नॉन स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके शरीर में काम करने की क्षमता, सेल्स की काम करने की क्षमता को बढ़ा देती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप तेज़ी से किसी को काम करवाएंगे, आप देखिए ना, बोलते हैं गाड़ी तेज चलाएंगे उसके इंजन पे लोड पड़ेगा, बोलते हैं ना। तो वैसे ही नॉन स्टेरॉइडल दवाइयाँ बनाई गई ताकि काम ज़्यादा ना करवा के रिलैक्स होकर आराम से करवाई जाए, धीरे धीरे साइड इफेक्ट कम हो। तो वैसे ही नॉन स्टेरॉइडल ऐसी दवाइयाँ हैं, नॉन स्टेरॉइडल टाइप की दवाइयाँ जो कि सूजन और दर्द को कम करे। सूजन होता है तो दर्द होता ही भैया, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। समझ पा रहे बात? यानी कि ये स्टेरॉइडल कैटेगरी की नहीं है, ये नुकसान कम करती हैं। तो NSAID आर मेडिसिन दैट आर वाइडली यूज टू रिलीव पेन, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ब्रिंग डाउन हाई टेम्परेचर। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि वाइडली यानी बड़ी पैमाने पे उपयोग किया जाता है रिलीफ पेन, दर्द को कम करने के लिए या फिर दर्द से राहत पाने के लिए, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने के लिए, ब्रिंग डाउन हाई टेम्परेचर, और बढ़े हुए टेम्परेचर को लो करने के लिए। समझ रहे हैं बात? दर्द को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए या फिर राहत दिलाने के लिए, और टेम्परेचर, बढ़ी हुई टेम्परेचर को घटाने के लिए। होता क्या, बुखार क्या होता है? फीवर इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी टेम्परेचर आर हायर कंपेरिजन टू नॉर्मल। नॉर्मल जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे जो है हमारा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उसी को फीवर बोल देते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ, NSAID दवाइयाँ जो है 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसी दवाइयाँ जो है आपको बुखार की कंडीशन में भी दी जा सकती है, जैसे पैरासीटामोल। अभी एग्जांपल पढ़ लेंगे, इसमें आप बहुत सी दवाइयाँ को देखे हैं, जानते हैं, नाम यूज़ भी किए हैं। अभी देख लेते हैं। स्पेसिफिक यूजेज इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक। इसका स्पेसिफिक मतलब उपयुक्त या फिर बहुत बड़े पैमाने पे जो उपयोग होता है हेडेक में, सर दर्द में, अर्थराइटिस जोड़ों के दर्द में, स्पोर्ट्स इंजरी एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। स्पोर्ट्स इंजरी जैसे खेल कूद कोई कर रहा है तो अगर हड्डी, पैर ऐसे कुछ मोच खा गया वगैरह वगैरह, देखते हैं ना दिक्कतें होती हैं, तो उनको हम तुरंत दे सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो महिलाओं में माहवारी बोलते हैं ना, वो 28 दिन का जो चक्र होता है, पीरियड्स, ओके, तो उसमें भी हम दे सकते हैं क्योंकि उसमें मरोड़ के साथ दर्द होता है ना। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ऑफ कॉमनली यूजिंग ड्रग्स, एस्प्रिन, जो ब्रांड नेम डिस्प्रिन नाम से आता है, एस्प्रिन आप जानते ही हैं, है ना। आइबुप्रोफिन जो न्यूरोफेन नाम से आता है, नेप्रोक्सेन, नेप्रोजीन नाम से आता है, एक्सेट्रा। तो ये सब कॉमनली एग्जाम्पल हैं। तो NSAID समझ पाए आप, दोज टाइप ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द रिड्यूसिंग पेन, रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, है ना। तो ऐसे आप चीज़ें आप भी याद कर सकते हैं। ऐसे पच करिए वीडियो और एक बार ऐसे रिपीट कर लिया करिए, जिससे ब्रेन जो है तुरंत थोड़ा बहुत जो है स्टोर कर लेगा या फिर फिक्स कर लेगा कि हाँ भैया हमारे मालिक ने यही पढ़ा है। ओके, चलिए अब देख लेंगे क्लासिफिकेशन। इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन लगेगा कि लेंदी है, लेकिन बहुत एक आप लॉजिकली पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएंगी चीज़ें। मैं बताता हूँ अभी कैसे क्या है। चलिए देखिए, लिखा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID या NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, फुल फॉर्म याद रखिए आप। देखिए इसमें क्या है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। ये कॉक्स लिखा है जो ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, COX, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज। क्या बोलते हैं? साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये एक एंजाइम है। आपको कम से कम जब से पढ़ा रहा हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर तक आ चुका, मैं कम से कम 10 बार बोल चुका होगा। ESE वर्ड अगर लगा है तो वो एंजाइम है। आपको 100 एंजाइम की नाम अगर लिख दिया जाए ना, तो उसमें से 90 एंजाइम्स के नाम में पूरी संभावना है ASE लगा हुआ है, सॉरी लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना जी। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज एक एंजाइम है। ये हमारे शरीर में करते क्या हैं, इस एंजाइम की वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है, सूजन होता है। यही मुख्य रूप से जिम्मेदार है दर्द और सूजन करवाने का हमारे शरीर में, ठीक है। ये सेल्स से ही निकलते हैं, वहीं पे हमारे शरीर में ही बनते हैं, अलग से नहीं कुछ आ जाते हैं। समझ गए बात? तो आप साइक्लोऑक्सीजिनेज एक ऐसी एंजाइम है जो हमारे शरीर में दर्द और सूजन करवाते हैं, पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो इसी को कम करने के लिए तो हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए बात क्या होती है, ये लिखा है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। इसमें जो है 2 टाइप के
कॉक्स जो है पाए जाते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। तो इसमें 2 प्रकार के हैं। तो जैसे कि होता क्या है, लिखा है पहला नॉन सिलेक्टिव, यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड है COX जो लिख रहे हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज आप फर्स्ट और साइक्लोऑक्सीजिनेज सेकेंड। तो इसमें जो 2 तरीके के हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही ये जुड़ जाएगा उससे और उसके काम करने की क्षमता को रोक देगा। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि मान लीजिए ये फर्स्ट वाला एंजाइम की वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें फिक्स नहीं है कि ये किसी भी एंजाइम से जाके जुड़ जाएगा। अब एंजाइम के जुड़ने का क्या मतलब है, आपने लॉक एंड की मॉडल, ताला चाबी मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें एंजाइम को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अगर ये एंजाइम है ना, जैसे कि इस यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये एंजाइम का शेप है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसे इस टाइप का रिसेप्टर आएगा, इस टाइप की दवाइयाँ आएंगी जो इससे जुड़ जाएंगी। ये इसका फंक्शनल साइट है, ये जो कार्य करता है मेनली एक्टिव साइट। तो यहीं पे जब ये ड्रग जुड़ गई, ड्रग कौन सी ड्रग, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सिलेक्टिव यानी कि चुना हुआ नहीं है, किसी से भी जुड़ के और रोक देगा, कॉक्स को रोक देगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज को रोक देगा। समझ गए बात, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में चांसेस हैं रोकने के। तो इसमें देखिए एग्जांपल्स कौन कौन से हैं भैया। अब इसके जो है किस केमिकल के ग्रुप के कंपाउंड से ये जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने केमिकल्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें आपने ऐसे देखा होगा बेंजीन्स रहते थे, उससे यहीं पे OH जोड़ दिया जाता था, ऐसे ऐसे कंपाउंड थे, CH3 जोड़ दिया जाता था, तो अलग अलग नाम थे ना। तो अब जैसे ये है मेन कंपाउंड, ठीक। अब इसमें अलग अलग कंपाउंड जब जुड़ता जाएगा तो ये अलग अलग दवाई होती जाएगी। तो वही कैटेगराइज किया गया, देखिए जैसे कि सैलिसाइलेट है, तो इससे कौन कौन सी दवाइयाँ इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, इस केमिकल के अंतर्गत एस्प्रिन आती हैं, डाइफ्लूनिसॉल आता है और सेलोल आता है और सैलिसाइलामाइड आती है। सैलिसाइलेट में एस्प्रिन, एक नाम याद रख लेंगे तो भी भाई बहुत हो जाएगा, एस्प्रिन और सेलोल, बहुत सिंपल ही नाम से, एस्प्रिन का नाम आप सुने ही हैं, ठीक है ना। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में यानी ऐसी दवाई है जो साइक्लोऑक्सीजिनेज फर्स्ट या सेकेंड किसी को भी जुड़ के और उसे रोक देगी काम करने से। तो क्या होगा, दर्द और सूजन तुरंत कम होने लगेगा, ठीक है। जिसमें सैलिसाइलेट में एस्प्रिन सेलोल है। फिर है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें देखिए आप आइबुप्रोफेन भी नाम सुने हुए हैं, नेप्रोजेन भी है ना, कीटोप्रोफेन भी। आइबुप्रोफेन तो बहुत कॉमन है, तो ये आप याद रख लीजिए। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन आता है, ठीक है। फिर फेनामेट्स और एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें क्या है, मेफनेमिक एसिड, मेफ्टाल स्पास नाम से आता है। इसको अगर लड़के नहीं तो लड़कियां तो जरूर जानते ही होंगी। लड़कियों को मेनली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में, यानी कि पेट में जब दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो ये यूज़ किया जाता है मुख्य रूप से। मेफ्टाल स्पास नाम से आता है ब्रांड नेम, मेफनेमिक एसिड ही रहता है उसमें, ठीक है। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें क्या है, टेनोक्सिकैम और पिरोक्सिकैम, ये 2 दवाइयाँ आती हैं। एस्टिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें क्या है, कीटोरोलक और नेबुमेटोन, इंडोमेथासिन, ये दवाइयाँ आती हैं दर्द और सूजन को कम करने के लिए, इंडोमेथासिन, ठीक है ना। फिर है अगला एक पायराजोलोन डेरिवेटिव, इसमें है फेनिल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनाब्यूटाजोन। अब ये कहेंगे ये कितना कठिन है, कैसे नाम याद होगा, बहुत कठिन तो है, सही बात है आपकी बात, ये दिक्कत है, अलग अलग नाम आप याद रखना। अभी हम लोग को सामने 20 आदमी एक ही दिन खड़ा कर दिया जाए तो हम 20 का नाम नहीं याद रख सकते, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन 10 का तो याद रख सकते हैं ना। हाँ, एक का चंदन नाम था, एक का इरशाद नाम था, एक का संजय नाम था, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। एक का प्रिंस नाम है, ये चीज़ें याद रख सकते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ भी कंडीशन है भाई, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जब मिलते हैं हम इंसानों से तो नाम याद हो जाता है। वैसे ही 2-4 बार आप मिलेंगे ना भी, जब इन चीज़ों से, इस चैप्टर से आप अपने नोट्स से, तो आपको भी याद हो जाएंगे। और कुछ ट्रिक्स वगैरह हम लोग लगा लेंगे, चिंता मत करिए। और एक नाम याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। मैंने बताया ना कि रोज़ नई नई दवाइयाँ बनती हैं, तो आप तो इस तरीके से पूरी दवाइयों का नाम याद ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब आते हैं
अब ये एक ही कैटेगरी के अंदर में थे इतने दवाइयाँ, तो इसमें 3-4 याद रहनी चाहिए, बस हो जाएगा बात खत्म। दूसरा कैटेगरी आता है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल को आप प्रियोरिटी लिख सकते हैं, यानी कि ये ऐसी कैटेगरी की दवाई है जो सिर्फ साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को ही रोकेगी, उसी से जुड़ना चाहेगी, प्रियोरिटी इसी को देगी, इसी को इनहिबिट करेगी। जैसे कि निमुसलाइड, मेलॉक्सिकैम, डाइक्लोफिनिक। ये निमुसलाइड और डाइक्लोफिनिक ये तो आपने सुना होगा ज़रूर, अगर सुना है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए हाँ सुना है हम लोगों ने, है ना। और क्या है यहीं पे देखिए सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, यानी कि ये सिलेक्टिव, ये चुन के COX-2 को ही रोकेगा। यहाँ पे क्या था, ये कोई कंफर्म नहीं था, ये दोनों में से किसी को रोक सकता था। प्रेफरेंशियल, ये COX-2 को प्रियॉरिटी देगा, नहीं मैं पहले वाले को नहीं, मैं सेकेंड वाले को पहले कवर करूंगा, उसके बाद मुझे मन किया तो फर्स्ट वाले को। और थर्ड स्टेप में आ रहा है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ये कंफर्म है कि COX-2 से ही जुड़ेगा, जैसे कि सेलोकॉक्सिब, इट्रोकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब। इट्रोकॉक्सिब ये सब दांत दर्द वगैरह में आप दे सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है भैया। इटोरिकॉक्सिब, है ना। तो ये दवाइयाँ हैं 3। उसके बाद आता है एक कैटेगरी है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। दर्दनाशक एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने वाली दवाई, एंटीपायरेटिक यानी बुखार को भी कम करने वाली दवाई, विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन दवाइयों में बहुत कम कैपेसिटी होती है सूजन को कम करने की, यानी कि दर्द को कम करेगा, बुखार को भी कम करेगा, लेकिन बहुत कम जो है कैपेसिटी होती है सूजन को कम करने की। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं भैया, तो देखिए यहाँ भी केमिकल से डेरिवेटिव है, 3 केमिकल्स हैं, जैसे कि पैरा एमिनोफेनॉल डेरिवेटिव, जिससे मिला है क्या, हमारी और आपकी सबकी पसंद पैरासीटामॉल। पसंद का क्या मतलब है कि भाई बहुत कॉमन दवाई है, सब लोग के घर में कभी ना कभी यूज हुआ ही है या होता ही आ रहा है, और पड़ा भी होगा 1-2 पत्ते अगर खोजेंगे तो पैरा एमिनोफेनॉल डेरिवेटिव पैरासीटामॉल, इसका ये एसिटामिनोफेन, ये याद रखिए थोड़ा सा, केमिकल नेम कभी कभी हो सकता है 1 नंबर में पूछते हैं आपको, एसिटामिनोफेन, ठीक है ना, या फिर अदर नेम ऑफ पैरासीटामॉल, तो एसिटामिनोफेन। ये मैंने पेपर दिया था ECIC का था, तो उसमें भी दिया था, ठीक है ना, तो याद रखिए थोड़ा सा। पायाजोलोन डेरिवेटिव, इसमें क्या था, मेटामिजोल, जिसे डाइपायराजोन भी बोलते हैं, प्रोपीफेनाजोन, ये सब इसी के डेरिवेटिव हैं। फिर आता है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, जिसमें दवाई है नेफोपाम, है ना। तो ये दवाइयाँ आपने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कवर किया है, जिसमें देखिए कौन कौन सी कैटेगरी थी, मेनली नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर, फिर प्रेफरेंशियल COX इनहिबिटर, COX-2 इनहिबिटर था, और फिर है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, फिर उसके आगे था एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी कैपेसिटी या फिर एजेंट, है ना, ठीक है, जिसमें 3 कैटेगरीज थी, पैरा एमिनोफेनॉल डेरिवेटिव, ये सब है, ठीक है ना, और इधर भी 3-4 थे। तो आप कंफर्म हो गए होंगे चीज़ों को देख के, क्लासिफिकेशन और डिफिनीशन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है भाई, अब ये दवाइयाँ कैसे क्या शरीर पे काम कर रही हैं। देखिए लिखा है इट शो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ये सूजन को कम करती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी मतलब होता है सूजन, और एंटी का मतलब उल्टा, यानी कि सूजन के उल्टा, सूजन को कम करने वाला। एस्पिरिन ऑन GIT इनहिबिट इरोजिन एंड हेमोरेज। एस्पिरिन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यानी कि हमारे आंत में रोकता है इरोजिन को, क्षरण को। जैसे क्या होता है, कभी छाले वाले पड़ जाते हैं ना, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, तो उसको रोकेगा। और हीमोरेज, यहाँ वहाँ पे ब्लड को बहने नहीं देगा। तीसरा है बाई स्वेटिंग एंड पेरिफेरल वेजोडाइलेशन इट गिव एंटीपायरेटिक एक्शन। और यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, वैसे ही काउंट हो गया है। बाई स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब क्या होता है, स्वेट मतलब पसीना, यानी कि स्वेटिंग पसीना निकाल के, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हमारी जो नसें होती हैं उनको डायलेट करके ये एंटीपायरेटिक एक्शन भी देता है। जब पसीना निकलेगा तो आपने देखा होगा ना, आप ऐसे ट्रैक्टर वगैरह है उस पर अगर पानी ऐसे छिड़काव करते हैं, इंजन गर्म है तो तुरंत भाप बन के उड़ जाता है। तो सेम हमारे भी जो इंजन है ना, पूरा शरीर जो इंजन रूपी हमारा शरीर है, इस पे क्या होता है, जब भाप बन पसीना बाहर निकलता है तो ये जब भाप बन के उड़ता है इसके बॉडी की हीट की वजह से, तो हमें तुरंत ठंडक मिलती है और टेम्परेचर लो होते जाता है धीरे धीरे। फिर 5वां पॉइंट है इट इन द बॉडी पार्ट्स इट रिड्यूस द पेन। ये दवाइयाँ जो है हमारे शरीर के हिस्सों में दर्द को कम करती हैं।
अगला पॉइंट है ऑन द सीवियर्स इट वर्क्स एज रिड्यूसिंग स्लाइटली बीपी। ये जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करती हैं, हल्की सी बीपी को घटा के काम करती हैं। 7वां है मेफनेमिक एसिड रिड्यूस स्पाज्मोडिक पेन ऑन द स्टमक। जो मरोड़ के साथ दर्द होता है उसको मेफनेमिक एसिड कम करने का काम करता है। ठीक है ब्रदर। अब देख लेंगे डोज ऑफ एनसेड। जी तो देखते हैं डोज ऑफ एनसेड। पैरासीटामॉल 500 mg नॉट मोर देन 8 टैबलेट इन 24 आवर। पैरासीटामॉल 500 mg में ले सकते हैं हम, लेकिन 8 टैबलेट से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर नहीं ले सकते, यानी कि 8×40 यानी कि 4000 mg, 4 ग्राम से ज़्यादा हम 24 घंटे के अंदर नहीं ले सकते। ये एडल्ट की बात हो रही है, हम लोगों की एज 20-22 साल की जो है, 18 साल 20 साल 22 साल, है ना। तो ये है डोज। आइबुप्रोफेन जो दर्द की बहुत अच्छी दवा है, 200 mg ले सकते हैं, नॉट मोर देन 6 टैबलेट इन 24 आवर। तो 6 दूनी 12 यानी कि 1200 mg, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते 24 घंटे में, यानी एक दिन के अंदर। इंडिकेशन क्या है, यूज क्या है, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जाहिर सी बात है वही दवाई यहाँ पढ़ रहे हैं, सूजन को कम करेगा। एज एनाल्जेसिक या एनाल्जेसिया पेन किलर की तरह पे काम करेंगी ये दवाइयाँ। यूज्ड एज एंटीपायरेटिक डिक्रीज टेम्परेचर, यानी कि ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को घटाने के लिए भी यूज़ होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको घोल के और ट्रैक्टर पे मार दिए तो भैया ट्रैक्टर की टेम्परेचर को कम करेगा, कुछ नहीं, ये बॉडी की बात हो रही है। हेडेक सर दर्द को कम करेगा। डेंटल पेन दांत दर्द को, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पीरियड्स की दर्द को जो मरोड़ के साथ होता है उसको कम करेगा। मसल्स एक जो हमारी मसल्स मांसपेशियाँ कभी खिंच जाती हैं तो उसको दर्द को कम करेगा। अर्थराइटिस जोड़ों की दर्द को कम करेगा। कोल्ड एक्सेट्रा, कोल्ड में जो दिक्कतें आती हैं जैसे पूरा शरीर दर्द होने लगे, सर दर्द होने लगे, तो उसमें भी ये सब राहत देती हैं, है ना। चलिए अब कंट्रा इंडिकेशन बताएंगे, यानी कि इन दवाइयों को कब कब नहीं यूज़ करना है। इट इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर। इन दवाइयों को निषेध है या फिर इससे दूरी बनाना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए जब कोई माता जो है ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चों को दूध पिला रही है अपने, ठीक है ना, तो उसे नहीं लेना चाहिए, दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो खाएंगी तो बच्चे में भी उस दवाई के अंश जाएंगे तो दोनों लोगों को नुकसान करेंगी। इट अवॉइड इन लीवर डिजीज़, इसको लीवर डिजीज़ में भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि पैरासीटामॉल ज़्यादा खाएंगे तो लीवर ख़राब हो जाएगा, तो सही बात है भाई, बहुत ज़्यादा खाएंगे दिक्कत होगी दवाइयाँ से। इट इज़ अवॉइड इन किडनी डिजीज़, ये किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको नहीं खानी है। इट आल्सो अवॉइड इन डायबिटीज़ कंडीशंस, अगर किसी को मधुमेह या शुगर है तो भी ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। इट इज़ अवॉइड इन एरिदीमिया, किसी को हार्ट से संबंधित बीमारी है, उसकी रिदम ठीक नहीं रही है, कभी बीपी तेज़ हो जा रही है, कभी स्लो हो जा रही है एकदम, तो उसे भी नहीं लेनी है ये दवाइयाँ। ठीक है ब्रदर, तो आपने ये लोकल एनेस्थीसिया समझ लिया प्रॉपरली, और आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी और मज़ा आया होगा, है ना। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए अपने पीसी फार्मा चैनल के साथ, और चैनल वगैरह लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएँ और वो अच्छे से याद कर पाएँ, पढ़ पाएँ चीज़ें। और ठीक है, क्लासिफिकेशन का सीन समझे ना, एक ही बार में चीज़ें नहीं याद होंगी। अभी 20 आदमी भी खड़ा कर दिया जाए तो भी हम नहीं 20 का नाम याद कर सकते, तो इसी सेम चीज़ें ये भी है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और इसका नोट्स सब जो है, हम ये लेक्चर वीडियो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे आपको मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का, और आप ज़रूर देखिए, लिखिए और पढ़िए, ठीक है ना। चलिए तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर टू ऑल, ओके ब्रदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।